Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and today I am here again with another English video. And आज हम फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम कहीं ना कहीं चैप्टर से सिमिलर है. बुक का नाम इस चैप्टर के बेसिस पे रखा गया है. एंड उस चैप्टर का नाम क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. एंड उसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट. समझ में आ रहा है कुछ? तो आज हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट की वीडियो देखेंगे. ओके, चलो सबसे पहले ओवरव्यू में देखेंगे. ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है जो कि हाईलाइटेड हैं, ये तीनों पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सबसे पहले द यंग फियरफुल सीगल. विल बी रीडिंग अबाउट द प्रोटैगनिस्ट. इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट कौन है? एक यंग सीगल. सीगल एक चिड़िया होती है जो लैंड एंड सी दोनों पे रहती है. ओके, जिसको हिंदी में गर्ल्स भी कहा जाता है, समुद्री गर्ल्स. ओके, तो उस सीगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पेरेंट्स कंसर्न एंड क्रूएलिटी. कैसे हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत क्रूअल है, हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनके क्या इंटेंशंस होते हैं. विल बी क्लैरिफाइंग दैट टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड थर्ड इज हंगर बीइंग द बिगेस्ट मोटिवेशन. इस दुनिया में अगर कुछ भी हमें करना है, अच्छा, व्हाई आर वी वर्किंग, स्टडिंग, एजुकेटिंग आवरसेल्व्स? एवरी डे पेरेंट्स आर वर्किंग सो हार्ड so that we can satisfy our hunger of each and everything. Hunger is the biggest motivation in this world. इस दुनिया में अगर कुछ भी अचीव करना है तो hunger can play as the biggest point of encouragement out of all. And यही point आज हम लोग देखेंगे कि young seagull के केस में कैसे hunger ने उसे motivate किया with a thing that he was very fearful of. Are you all excited to read about that? उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे? याद होगा अगर तो सबको पता होगा, एवरी वीडियो हैज अ कॉम्पिटेंसी. वेरी गुड. तो इस वीडियो की कॉम्पिटेंसी क्या है बच्चों? इस वीडियो की कॉम्पिटेंसी है फियर एंड करेज. हम लोग देखेंगे कि लाइफ में इफ वी आर फियरफुल देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, इफ वी आर करेजियस देन व्हाट आर द रिवॉर्ड्स फॉर दैट. ये इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इस वीडियो से सीखेंगे और हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे. सेकेंड इज कंसर्न बिहाइंड हार्श वेज ऑफ पेरेंट्स. अभी मैंने जस्ट बताया कि हमें लगता है कि द पेरेंट्स आर बीइंग टू रेस्ट्रिक्टिव, दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑन एवरीथिंग. वो हर चीज़ पे टोक टोक करते हैं, डांटते हैं, कहीं जाना आना हमें अलाउ नहीं है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर अस. वो हर एक चीज़ सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कर रहे हैं. उनका इंटेंशन क्या है, उनका कंसर्न क्या है, दैट वी विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. And I think with this video you'll understand your parents a bit more better. मतलब आज के बाद तुम्हें अपने पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझना लगोगे. अंडरस्टूड? चलो जल्दी से हम लोग राइटर के बारे में पढ़ेंगे. हु इज द राइटर? राइटर इज लियम ओ फ्लाटी. व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर? लियम ओ फ्लाटी. He was the writer in 1896, from 1896 to 1984, again making it himself a 20th century writer. He was a great Irish novelist and essayist and short story writer. ये novels लिखते थे. सबसे पहले इनका descent क्या है? आयरिश, आयरलैंड से बिलोंग करते हैं ये. उसके बाद ये एसेइस्ट थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे. एंड ही वॉज अ कीन ऑब्जर्वर. आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उनके बारे में लिखना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था. एंड दैट इज़ वाई इसको जो इन्होंने लिखा है, ये जो पूरा चैप्टर है तुम देखोगे, इट इज़ अ नेचर से एक इंस्पायर्ड चैप्टर है. बहुत ही बेसिक चीज़, फियरफुलनेस एंड करेजियस, दो कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने इस पर्टिकुलर चैप्टर में हाईलाइट किया है. यहाँ पर हमने, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, ही वॉज अ 20th सेंचुरी राइटर. आपको सिर्फ क्या याद रखना है? हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियम ओ फ्लाटी, अ 20th सेंचुरी आयरिश राइटर. आई होप ये आपको सबको याद हो जाएगा. तो जब भी आप आंसर्स लिखोगे, ये 3 लाइन्स अगर ऐड करोगे, 3 पॉइंट्स अगर ऐड करोगे, तो यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गेट ब्राउनी पॉइंट्स. चलो, we're almost done with the introduction. Let us start with the chapter. Are you excited or not? Yes, I know you all are excited. Let us start. The young seagull was alone on his ledge. Ledge क्या होता है? एक हिल, पहाड़ी. ये दिख रहा है ऐसा, एक पहाड़ी जो थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड होती है, पहाड़ी का टुकड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेज कहते हैं. His 2 brothers
and his sister had already flown away the day before, he had been afraid to fly with them. इंट्रोडक्शन में हमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता लगता है स्टोरी की. सबसे पहला कौन है यहाँ पर देखो, यंग सीगल. एंड कितनी ब्यूटिफुली यहाँ पे देखो द THE द बोल्ड करके लिखा है, बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. तो जो यंग सीगल है उसके दो भाई हैं, एक एल्डर ब्रदर है, एक यंगर ब्रदर है, और एक क्या है, एक छोटी बहन है. तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि देयर आर दीज सीगल सिबलिंग्स लिविंग टुगेदर. टिल नाउ हमें नहीं पता कि वेदर दे हैव द पेरेंट्स और नॉट, लेकिन अभी फर्स्ट पैराग्राफ से हमें क्या पता लगा, सीगल सिबलिंग्स है. उसमें एक यंग सीगल है, ही वॉज सिटिंग वेयर, वो अलोन था, लेज पे पहाड़ी पे अकेला बैठा था. His two brothers and sisters had already flown away the day before. यानी कि उसके जो दो भाई और एक छोटी बहन थी, वो एक दिन पहले ऑलरेडी उड़ान भर चुके थे. They had taken their first flight. अब देखो जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, क्या उन्हें उड़ना आता है? इंस्टिंक्ट्स होते हैं उनके अंदर, ये इनेट क्वालिटी होती है कि जैसे ही वो पहाड़ी से कूदेंगे तो उनके पंख अपने आप फैल जाएंगे और वो उड़ने लगेंगे. लेकिन ये सारी प्रोसेस पेरेंट्स को एक्चुअली उन्हें सिखानी पड़ती है. बर्ड्स आर ऑल्सो सपोज टू बी टॉट टू फ्लाई. जैसे हम एक छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, है ना. सिमिलरली जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं वो अपने जो यंग वंस होते हैं, जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, वो भी उनको फ्लाइंग सिखाते हैं. तो हियर व्हाट हैपेंड, दीज अदर सिबलिंग्स, द टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे. एक दिन पहले उन्होंने उड़ना सीख लिया था, एंड दे वर एंजॉयिंग द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. वो मज़े से बढ़िया आसमान में उड़ रहे थे. लेकिन हमारा यंग सीगल, ही वॉज वेरी टिमिड, ही वॉज वेरी fearful, he had been afraid. देख रहे हो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, he had been afraid, यानी कि वो बहुत frightened था to fly along with them. उससे उड़ान भरी नहीं जा रही थी. क्या फर्स्ट पैराग्राफ सबको समझ में आया? Let us move to the next one. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. देखो यहाँ पे कितना अच्छे से बताया गया है कि it was not like that he would never try flying, he had never tried flying. हमेशा वो कोशिश करता था उड़ान भरने के लिए. देखो जो ये पहाड़ी है ना, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे जैसे अगर मैं इस पहाड़ी को ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ इस पहाड़ी पे वो बर्ड यहाँ से भाग के यहाँ तक आता था, और जैसे ही उसको यहाँ से जंप लेना होता था, डाइव लेना होता था, तो वो उसके पैर एकदम फ्रीज हो जाते थे. ही यूज्ड टू गेट पेट्रिफाइड, ही यूज्ड टू टर्न इनटू स्टोन. वो बिल्कुल भी वो उड़ान भर नहीं पाता. तो वो उससे वहाँ से वो जो प्लंज उसको लेनी थी, वो एक जंप लेनी होती थी, वो जंप कभी भी ले नहीं पाता था. हम जल्दी से वर्ड मीनिंग्स देखेंगे. ब्रिंक का मतलब होता है एज. जो भी पहाड़ी का कोना होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिंक. जैसे ये मेरे ग्लासेस हैं, ग्लासेस के भी जो ये एज हैं, इन एज को हम क्या कहते हैं, ब्रिंक. याद रखना इस वर्ड को. ओके. अटेम्प्टेड, किसी भी चीज को ट्राई करना, एंड फ्लैप, जैसे पंख उड़ाते हैं बर्ड्स अपने, उसे क्या कहते हैं, flapping. So he would always run towards the brink of the ledge. The moment he was supposed to take a dive off the ledge, his legs would get frozen off. He would get petrified, and he used to never move away. He was always and always frightened to fly away from that ledge. And यहाँ पर तुमने एक चीज देखी, हम बार बार यंग सीगल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ही. अब चैप्टर के एंड में आई विल आस्क यू पीपल इसका क्या मतलब होता है, कि क्यों बार बार उसके लिए ही यूज हो रहा है. चलो. The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Spans का मतलब होता है stretched out. तो देखो जहाँ वो रहता था, जिस ब्रिंक पे, उस ब्रिंक के नीचे, beneath that brink, यानी कि हिल, पहाड़ी हाइट पे होती है, और उस पहाड़ी के कहीं ना कहीं डाउन साइड पे क्या होता है,
बड़ा सा ग्रीन कलर का सी था, एन एक्सपेंस ऑफ ग्रीन सी. इट मीन्स फ्रॉम वन एंड to other end there was a great stretch of a sea of water body, green color water body, हरे रंग का पानी था. And young seagull was very afraid that the moment he will take a hop off the brink, कि जैसे ही वो वहाँ से जंप लगाएगा, उसके विंग्स जो कि बहुत छोटे विंग्स थे, उसे लगता था कि उसके पंख बहुत छोटे हैं, उसके पंख उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर के उस समुद्र में ड्राउन होगा, डूब जाएगा और मर जाएगा. ही वॉज वेरी फेयरफुल ऑफ दैट. वो इतना डरता था इस थॉट से कि जैसे ही वो उड़ेगा, उसके विंग्स बहुत छोटे हैं तो उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो बिल्कुल हेडलॉन्ग नीचे गिरता जाएगा और पानी में डूब के मर जाएगा. और यही थॉट की वजह से उसने कभी भी, ही नेवर इवन ट्राइड टू फ्लाई, ही नेवर इवन ट्राइड टू टेक दैट जंप ऑफ विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. और वो हमेशा भाग के और वहाँ पे फ्रीज होके बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता था कि मैं जंप भी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अगर जंप लूँगा तो मैं मर जाऊँगा. और इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो सर नीचे करता था, घूमता था, और जहाँ पर वो जो पूरी पहाड़ी पे एक छोटा सा ऐसा होल टाइप्स था जिसके अंदर ये पूरी फैमिली रात में सोती थी, तो उसी होल में वो जाकर वापस से एकदम डिसअपॉइंटेड होके, रिग्रेटफुल होके बैठ जाता था. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा that how young seagull was trying to fly but he was not able to fly. Getting disappointed and regretful, he would move back and then he would sit back into the hole where he used to sleep at night. Understood all of you? Very good. चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले एक सीबीएसई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Why does author describe the young seagulls? How does author describe the young seagulls' fear of flying? यंग सीगल के दिमाग में, आप देखो बच्चों को ये तो पता है कि ही वॉज fearful of flying, he was frightened, he was afraid, he was timid, non-courageous. They know this but they don't know how to explain it. उसके fear of flying को कैसे explain किया है, कौन सा एक ऐसा point था, element था जिसकी वजह से young seagull बहुत डरता था. तो we'll quickly see that. The young seagull was afraid of flying. He wanted to fly but he was greatly afraid of flying. उसको सीखना था, वो चाहता था, उसको हमेशा से मन में था कि he wanted to learn how to fly, but he was always, the moment he would try flying, he would always get afraid. हमेशा जब भी वो ट्राई करने की कोशिश भी करता था, तब भी वो क्या हो जाता था, एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाता था. When he flapped his wings, he became afraid. The moment जैसे उसको एकदम से जंप लेके अपने wings flap करने होते थे, उसी मोमेंट पे वो एकदम फ्रीज हो जाता था. ही यूज्ड टू गेट पेट्रिफाइड, ही यूज्ड टू गेट हॉरिफाइड. मतलब हॉरिफाइड तो एक बिल्कुल एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टेरर हो गया. तो वो टेरराइज हो जाता था और वो कभी भी अपने विंग्स को भी फ्लैप नहीं कर पाता था. He thought he would die if he tried to fly. उसे ये लगता था कि अगर वो कोशिश भी करेगा, even if he would try to test his capacity of flying, then also he would die. उसके मन में डर इतना बड़ा था. लोग, ऐसा होता है ना, जब हमारे मन में, जब हमारा पूरा का पूरा सोल माइंड इज ग्रिप्ड बाय द फियर, तब हम कुछ भी जो कर भी सकते हैं वो भी चीज़ें नहीं कर पाते हैं. सिमिलरली ये तुम सब लोगों के साथ मैथमेटिक्स में होता होगा. अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला और 10-15 मिनट तक उस क्वेश्चन को लेके बैठ गए, तो आने वाला जो तुम्हारा 1 घंटे का पीरियड था, उसका मोटिवेशन क्या हो जाएगा, एकदम ज़ीरो. क्योंकि अब मैथमेटिक्स तो आता है, लेकिन जो मैथमेटिक्स का डर है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने का डर है, वो कहाँ बैठ चुका है, हमारे दिमाग में. द इंटेलिजेंस, the creativity, the solution has been taken over by the grip of fear. यानी कि अब इंटेलिजेंस, सोल्यूशन, क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर किसने अपना पकड़ बना लिया है, फियर ने पकड़ बना लिया है. तो आते हुए भी हम क्या करेंगे, हर चीज़ को गलत करेंगे. सबके साथ होता है ना. मैथ्स में तो मैं भी बहुत ख़राब थी, लेकिन नाउ आई थिंक मुझे अच्छी खासी मैथ्स आती है. ठीक है, तो यही सेम उसके साथ हो रहा था. उसको मन में ही लग रहा था कि अगर वो ट्राई भी करेगा ना तो वो मर जाएगा. सो दैट फियर वाज सो बिग कि उसको पता ही नहीं था कि उसको एक्चुअली फ्लाइंग आती है. हर बर्ड को आती है. एक फ्लाइंग ही तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो भगवान ने बर्ड्स को ही दिया और किसी को नहीं दिया है. ठीक है,
The sea was stretched down beneath. He felt certain that his wings would never support him, so he bent on his head and ran away back to the little hole. हमेशा उसे लगता था कि जो इतना बड़ा समुद्र उस पहाड़ी के नीचे है, अगर वो गलती से भी ट्राई करेगा जंप करने की, तो वो उसके विंग्स क्योंकि बहुत छोटे लगते थे, उसे लगता था कि उसके पंख बहुत छोटे हैं, उसके पंख उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और वो जैसे ही फ्लैप करेगा लेज ऑफ से, देन वो नीचे गिर के मर जाएगा. सो द ओनली रीजन वाज he knew that there was a sea, a stretched out sea beneath, and he knew that his wings were shorter. He assumed, knew nahi, he assumed that his wings were way shorter for supporting his body. So he thought that the moment is going to take a jump off the ledge, he would die, he would fall headlong downwards, and getting drowned, he would die. So that is why he was extremely afraid and timid to even trying how to fly. I hope यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा कि how fear of young seagull has been described by the writer. Understood all of you? Let us move next to the next part. Okay. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter his own, ran to the wing, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Muster up का मतलब होता है चीज़ों को गैदर करना, कलेक्ट करना. बचपन में तुम्हें प्री प्राइमरी ने टीचर ने बोला होगा ना, मस्टर दी नोटबुक्स, यानी कि गैदर, कलेक्ट द नोटबुक्स. So this is what muster up is: to gather, to collect, to conglomerate things. Okay, plunge is to jump. अब जैसे कि हमारा यंग सीगल हमें बता रहा है कि उसके विंग्स भाई बहुत, वो ये सोच रहा है, मन में अज्यूम कर रहा है कि उसके विंग्स तो बहुत छोटे हैं और उसके विंग्स बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और इसी डर के मारे वो ट्राई भी नहीं कर रहा. But writer is telling us, if you look at the other siblings who already learned how to fly, अगर और siblings को देखोगे जिनको already flying आती है, जिन्होंने already flying सीख ली है उससे पहले, चाहे वो बड़ा sibling है या छोटे siblings हैं, उन सब के विंग्स यंग सीगल से बहुत छोटे हैं. इन कंपैरिजन टू यंग सीगल्स विंग्स, दे हैव फार शॉर्टर विंग्स देन देम, but still they learned how to fly. तो यानी कि having shorter wings has no, having shorter wings have no sort of effect on flying. अगर पंख छोटे हैं या बड़े हैं, फिर भी कोई भी बर्ड आसानी से उड़ सकता है. But he was only afraid, that could be told here in the chapter, that the plunge that he was needing, he needed very desperately. जो plunge, वो जो jump उसको चाहिए थी, बस एक वो jump का ही था ना, जैसे तुम लोगों ने बंजी जंपिंग में लोगों को देखा होगा करते हुए, बस एक वो जंप ही होती है जो कि पूरा का पूरा दिमाग आपका ग्रिप करके रखती है कि भाई अगर जंपली मर गए तो, अगर जंपली रस्सी टूट गई तो क्या होगा, जंपली सांस बंद हो गई, हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा, राइट. तो वो बस एक जंप ही तो होती है जिससे हमारा सारा एक्सपीरियंस और एडवेंचर डिसाइड होता है. सिमिलरली यंग सीगल के केस में भी बस वो एक जंप थी. अगर वो एक जंप ले लेता तो ही वॉज अ बर्ड, ही न्यू इननेटली, ही हैड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लाइंग, तो कहीं ना कहीं अपने आप उसके विंग्स खुल के उसको फ्लाई करवा देते. बट वो जो जंप उसको डेस्परेटली करनी थी, बस वो जंप ही वो कभी भी नहीं, अभी तक वो नहीं कर पा रहा था, और उसी की वजह से he was not able to fly. I hope you all understood, children. Let us move to the next part. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away. Now upbraiding का shrilly का मतलब होता है बहुत जो चीख एकदम पतली आवाज में जब हम चीखते हैं, that is shrilly. Upbraiding is when you scold someone, reprimand someone. ठीक है, जब तुम किसी की डांट लगाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, upbraid. ओके. थ्रेटनिंग जब हम डराते हैं, किसी को वार्निंग्स देते हैं. एंड स्टार्व, जब कोई इंसान भूख से तड़प तड़प के मर रहा होता है, उससे हम क्या कहते हैं, स्टार्विंग. स्टार्विंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भूखा है, नहीं, ये ये भूखपन की ये इंटेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है दैट नाउ इट इज कमिंग ऑन हिज और हर लाइफ. जब इंसान की जान पर आ जाती है भूख के मारे, उसे हम कहते हैं स्टार्विंग, टू डाई आउट ऑफ हंगर. सो नाउ व्हाट हैपेंड,
देखो जो यंग सीगल के पेरेंट्स थे, अब पेरेंट्स सच में यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा इंडिपेंडेंट बने। अगर वो ये नहीं चाहेंगे तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स लाखों रुपए तुम्हारी एजुकेशन पे खर्च करेंगे? तुम्हारे पेरेंट्स हर दिन, हर रात सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारी फैसिलिटीज़, तुम्हारी वांट्स और नीड्स एंड डिमांड्स के लिए काम करेंगे? नहीं ना। अल्टीमेट गोल क्या होता है पेरेंट्स का? सो दैट कि उनके जो बच्चे हैं वो सारे दिन मेहनत इसलिए करते हैं ताकि जो उनके बच्चे हैं वो क्या कर सके, वो इंडिपेंडेंट हो सके, वो अपनी लाइफ में जो भी काम, जो भी चीज़ उन्हें चाहिए वो आसानी से एक्सेस कर सके। दिस इज द ओनली गोल ऑफ एवरी पेरेंट, बी इट ह्यूमन पेरेंट और एनी एनिमल पेरेंट और एनी बर्ड पेरेंट। यहाँ पर भी यंग सीगल के पेरेंट्स को चाहिए था कि यंग सीगल इंडिपेंडेंट हो जाए। अभी तो उसके पेरेंट्स घूम घाम के हंटिंग करके उसके लिए खाना लेके आ जाते थे। बर्ड्स, ये वाले जो यंग सीगल है वो क्या खाते हैं? सिल्वर कलर की एक फिश खाते हैं जिसका नाम होता है हेरिंग। ओके, वो हेरिंग खाती हैं। ठीक है, तो अभी तो उसके पेरेंट्स उसके लिए वो हेरिंग लाते थे, लेकिन जिस दिन वो पेरेंट्स उस दुनिया में नहीं रहेंगे और सारे सिबलिंग्स अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, सब अपनी अपनी फैमिलीज अलग ढूंढ लेंगे, तब यंग सीगल क्या करेगा? तब तो उसको सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, उसको खुद का खाना खोजना पड़ेगा, उसको अपने आप अपने सारे काम करने पड़ेंगे। नॉट एवरी टाइम द पेरेंट्स कैन बी देयर फॉर हिम. So the parents wanted him to learn flying anyhow because that is the only trait of a bird which is different from other beings. एक वही trait है जो bird को bird बनाता है। तो अब पेरेंट्स पहले तो बहुत प्यार से उसे समझा रहे थे कि बेटा देखो, तुम अब फ्लाइंग सीख लो, अब बहुत दिन हो गए हैं, दिस इज नॉट राइट। फिर उसे प्यार से मोटिवेट किया कि यू हैव टू डू इट, समझाया, बहुत चीज़ें बताई कि यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, यू हैव टू गैदर योर ओन फूड, यू हैव टू कलेक्ट योर ओन फूड। फिर वो नहीं माना तो उसे डांटा, उसको धमकाया, उन्होंने वार्निंग दी। एंड फाइनली जब सब चीज़ें फेल हो गई और यंग सीगल का जो ये फियरफुलनेस था बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था, देन व्हाट हैपेंड, इसके पेरेंट्स ने कहा कि देखो, अब अगर तुम फ्लाई नहीं करोगे, इफ यू आर नॉट फ्लाइंग राइट नाउ, इफ यू आर नॉट गोइंग टू लर्न हाउ टू फ्लाई, then we are not going to give you any food. Starve here, die out of hunger. It is your wish. If you don't want to learn flying, then we won't give you any food, and if you will die out of hunger, that is fine. It is totally fine, because तुम आज अगर स्टार्व हो या कुछ टाइम बाद स्टार्व हो, अगर तुम फ्लाइंग नहीं करोगे तो तुम कहीं ना कहीं एक बार अपनी लाइफ में एक ऐसे टाइम को अचीव करोगे जब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, एंड यू विल एक्चुअली डाई आउट ऑफ हंगर. सो राइट नाउ अगर तुम सीख रहे हो फ्लाइंग करना तो दैट इज गुड, नहीं तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फूड एंड यू जस्ट die out of hunger. And the parents scolded him and they just left the plateau, they just left the ledge where the young seagull was, जो जहाँ पर वो बैठा था, where the place where he was sitting, वो प्लेट्यू से उड़ के दूसरे पास वाले हिल पे जाके सारी फैमिली बैठ गई. एंड दे जस्ट गेव हिम अ वेरी कोल्ड ट्रीटमेंट, बहुत बढ़िया उसको कोल्ड ट्रीटमेंट अब वो देने लग गए. इस पर्टिकुलर लाइन से हमें पता लग सकता है कि द पेरेंट्स वर अ लिटिल हार्श. हमने पढ़ा था ना कॉम्पिटेंसी में, एंड ओवरव्यू में भी देखा था कि हार्श वेज. लेकिन क्या इसके पीछे पेरेंट्स की इंटेंशंस गलत थी? क्या वो यंग सीगल को सप्रेस या एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे? नहीं. पेरेंट्स की जो कंसर्न था, पेरेंट्स का जो इंटेंशंस था इसके पीछे, वो बहुत ही प्योर था. दे वांटेड देयर चाइल्ड to become independent so that he can sustain his life after them also. जब वो नहीं रहेंगे तो उसके बाद भी वो अपनी लाइफ सस्टेन करे. That is why the parents they have actually done this. But for the life of him, he could not move. That was 24 hours ago. ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ के लिए भी, खाने के लिए भी वो नहीं मूव कर पा रहा था. बेचारा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. और अब जब उन्होंने धमकी दी थी उसके जस्ट 24 घंटे बाद, यानी कि 24 घंटे गुजर चुके थे, यंग सीगल ने एक भी दाना अभी तक खाया नहीं था. ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री. हम ह्यूमन्स के साथ होता है, हम रह सकते हैं 10-15 दिन बिना खाए, लेकिन बर्ड्स ना दे आर नॉट ग्रीडी. उनको जितना खाना होता है, जितना ज़रूरत होती है, वो उतना ही खाते हैं. एंड नेक्स्ट डे दे नीड फूड फॉर सर्वाइवल, दे डोंट ईट फूड फॉर टेस्ट. ठीक है, तो अब क्या होगा चैप्टर में, 24 घंटे से हमारे यंग सीगल ने कुछ भी खाया नहीं था.
Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim in the waves and how to dive for the fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. अब ये पूरा 2 स्लाइड्स इसलिए पढ़ी मैंने क्योंकि ये सारी कनेक्टेड है, हमें साथ में पढ़नी है. अब 24 घंटे गुजर चुके थे, नई सुबह हुई. सुबह सुबह उसने देखा दैट एवरीवन इन द फैमिली दे वर बिजी, दे वर नॉट केयरिंग अबाउट द यंग सीगल एट ऑल. उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था यंग सीगल ने कुछ खाया है, नहीं खाया है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा. दे वर रियली नॉट केयरिंग अबाउट एनी ऑफ दोज थिंग्स. उनको कोई भी कुछ भी नहीं पड़ी थी यंग सीगल की. In fact, he could see that the parents were helping the other siblings क्योंकि अब वो उड़ना सीख चुके थे. लेकिन अब कैसे करतब दिखाते हैं आसमान में, कैसे फ्लाइंग को इंजॉय करते हैं, वो उनके पेरेंट्स सिखा रहे थे. दे वर कर्वेटिंग स्किम होता है सबसे पहले जब आप पानी से पैरेलली मूव करते हो, एकदम पानी को जस्ट टच करते हुए. ऐसा आता है ना, यूं गए पानी पे टच किया और वापस से उड़ गए. दिस इज व्हाट स्किमिंग इज, किसी चीज को छू के निकल जाना. So the parents were teaching them how to skim. The parents were teaching them how to make constant ऐसे कोई बर्ड जब सीरीज ऑफ जंप ऐसे जंप करके उड़ती है, यानी कि अप एंड डाउन करके जब उड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्वेटिंग. ओके, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा होगा. तो वो उसके पेरेंट्स उसको कर्वेटिंग सिखा रहे थे. उसके पेरेंट्स उन सिबलिंग्स को बैंकिंग सिखा रहे थे. बैंकिंग का मतलब होता है जब आपका एक जो विंग होता है वो दूसरे विंग से ऊपर होता है, और जब बर्ड्स ऐसे उड़ते उड़ते जब ऐसे हो जाती है ना, उसे हम बैंकिंग कहते हैं. So finally, their parents were teaching them how to skim. They were perfecting them in the art of curveting, banking, and he could actually see his older brother. ये याद रखना बहुत important है. किसने? उसका जो बड़ा भाई था, उसने फाइनली सबसे अपना पहला खाना पकड़ा था. वो ऐसे गया, वो स्किम, उसने एकदम पानी को टच किया, टच करके अपनी फिश उठाई और वो वापस से हवा में उड़ गया. यानी कि पहली बार उसके बड़े भाई ने खुद का खाना खुद कैच किया था. ही हंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही गैदर्ड हिज ओन फूड, ही एक्चुअली अर्नड हिज ओन फूड. और उसने एक सिल्वर कलर की फिश दिख रही है, ऐसे ही सिल्वर कलर की फिश उसने कैच की. एंड कैच करने के बाद एक प्लेट्यू पे बैठ के ही वाज डिवाउरिंग. डिवाउर होता है क्विकली खाना, सेटिस्फैक्शन के साथ इंजॉय करके अपना खाना खाना, उसे कहते हैं डिवाउर. तो ही वाज डिवाउरिंग इट, ही वाज एंजॉयिंग हिज फूड एंड ही वाज वेरी प्राउड कि फाइनली उसके उसने, उस ओल्डर ब्रदर को ये लग रहा था कि फाइनली उसने क्या किया, अपना पहला खाना खुद से अर्न किया. And he was very happy. And on the other hand, parents were making proud cackles. Parents बहुत खुश थे कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा है, यंग सीगल तो वहीं था बेचारा, उसको तो फ्लाई भी नहीं करना आता था. वो देख रहा था कि फैमिली इंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, उसके बड़े भाई ने एक अचीवमेंट की है. बट वो वहाँ पर टिमिड, फियरफुल होके, फ्राइटेंड होके लेच के पास बैठा था और ये सारे नज़ारे देख रहा था. दूसरी तरफ जो उसके पेरेंट्स थे वो बहुत खुश थे, उन्हें प्राउड फील हो रहा था कि उनका बड़ा बेटा प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हो गया है और अब वो खुद का खाना खुद पकड़ सकता है. I hope you understood till here. Now there's a question, CBSE question that you need to remember. Okay. How were Seagull's parents helping his brother and sister for perfecting them in the art of flight? कैसे पेरेंट्स उनको हेल्प कर रहे थे जो फ्लाइंग है उसको परफेक्ट करने में. The young seagull was afraid of flying, but his two brother and a sister had already started flying. Young seagull खुद तो timid था, fearful था, लेकिन उसका बड़ा भाई और उसके छोटे भाई बहन, यानी कि जो other siblings थे other than young seagull, they already learned, उन सब ने पहले ही they already learned the art of flying. उन्होंने जो उड़ना था वो already सीख लिया था. But his parents were teaching them to be the perfect in the art of flying. But सिर्फ उड़ना ही काफ़ी नहीं होता, कैसे इंजॉय करके उड़ना होता है. अगर कोई बैरियर आता है हवा में तो उसको कैसे कल्मिनेट करना है, कैसे काउंटर करना है उस बैरियर को. तो वो सारी चीज़ें पेरेंट्स उनको उस फ्लाइंग को परफेक्ट बना रहे थे, एडिंग मोर स्किल्स टू इट.
They were teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. वो सिखा रहे थे कि कैसे एकदम पानी को टच करके उठना है और कैसे एकदम फिश के लिए नीचे डाइव करके और फिश कैच करनी है. And in fact, one of his brothers caught his first herring and devoured it. Okay? और इसी वजह से उसका जो एक बड़ा भाई था उसने जल्दी सीख लिया ये और वो नीचे गया, स्किम किया, देन डाइव करके फिश पकड़ के ऊपर आया. एंड everyone was very proud of him and everyone was celebrating his success. His parents were celebrating his brother's success. जो पेरेंट्स थे वो सब लोग उसके भाई की सक्सेस को enjoy कर रहे थे. And they all were very happy that first brother, the elder brother, at least he now learns to, now he knows the skill of flying. Also he knows the skill of catching the fish, catching his own food. Did you understand till here? इसी वे से skimming, diving, teaching them how to hunt, curveting, banking, इन सब points को add करके आप इस आंसर को लिख सकते हैं. Now, अब हम देखेंगे आगे क्या हुआ चैप्टर में. And all the morning, the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Okay, अब लेकिन अब वो यंग सीगल वहीं था. अभी सुबह का थोड़ा थोड़ा सुबह बढ़ रही थी, असेंड हो रही थी, यानी कि थोड़ा थोड़ा टाइम बीत रहा था. सारे जो वो थे सिबलिंग्स थे, पेरेंट्स थे, दे वर लर्निंग पेरेंट्स वर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. और बीच बीच में जब वो प्लेट्यू पे आके जब वो थक जाते थे, रुकते थे, तो वो यंग सीगल की तरफ देखते थे एंड दे यूज्ड टू रिब्यूक एट हिम. उसको टॉन्ट करते थे कि तुम में बिल्कुल अकल नहीं है, तुम इतने बड़े हो गए, तुम फिर भी फ्लाइंग नहीं सीख रहे हो, देखो अपनी छोटी बहन को. दे वर कॉन्स्टेंटली पासिंग सरकास्टिक कॉमेंट्स टू यंग सीगल द वे यू ऑल्सो गेट इन योर हाउस. अगर तुम्हारे छोटे भाई के तुमसे ज़्यादा मार्क्स आ जाएं तो उस दिन तो तुम्हारे लिए आई थिंक दैट डे इज़ द डे ऑफ इट्स अ नाइटमेयर फॉर यू ऑल. और ऐसा लगता है कि हर बार तुम्हें ये बोला जाता है कि उससे सीखो, वो काम भी करता है, वो उसकी हमेशा तारीफ होती है. पीटीएम्स के दिन तुम्हारे साथ, सबके साथ ऐसा होता होगा. तो सेम उस यंग सीगल के साथ हो रहा है. उसको कॉन्टिन्यूसली टॉन्ट मार रहे हैं उसकी फैमिली मेम्बर्स कि छोटी बहन को देखो, छोटे भाई को देखो कि दे आर ऑलरेडी फ्लाइंग हाई इन द स्काई एंड यू बीइंग द एल्डर ब्रदर यू डोंट नो हाउ टू even fly. You're very timid, you're too timid to even take a plunge off the ledge. कि तुम एक वो छलांग भी नहीं मार पा रहे हो, which is a very bad thing. तो पेरेंट्स कॉन्टिन्यूसली उसे टॉन्ट कर रहे थे. देखो यहाँ पे भी हमें समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स की इंटेंशंस गलत नहीं थी. दे वांटेड टू हर्ट हिम टू एन एक्सटेंट कि कहीं गुस्से में आके ही, एंगर से ही वो कहीं ना कहीं उड़ना शुरू कर दे. बट नथिंग वाज वर्किंग इन द केस ऑफ यंग सीगल. वो इतना डरा हुआ था कि उसको बिल्कुल भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी. ठीक है, नाउ हम लोग जल्दी से देखेंगे कि हमने क्या सीखा इस पर्टिकुलर पार्ट से. सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ. अंटिल यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ. यहाँ पे देखो ये हमें कैसे समझ में आएगा. जो एल्डर ब्रदर था, ही वॉज लर्निंग द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. ही डिडंट नो दैट ही वॉज अबाउट टू गो टू कैच हिज फर्स्ट हेरिंग. उसको नहीं पता था, बट क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया एंड ही वाज रेडी टू टेस्ट हिज ओन कैपेसिटी. वो खुद की कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए रेडी था. उसने डाइव किया और क्या किया, फिश पकड़ ली. उसको डिस्कवर हुआ कि ही कैन डू एनीथिंग दैट ही वांट्स. एंड दिस इज व्हाट वी आल्सो नीड टू लर्न, दैट व्हेनेवर अ चैलेंज कम्स टू आवर लाइफ, वी आर नॉट सपोज्ड टू से नो टू इट. Before testing our own capacities towards anything, before testing our own capabilities for anything, we should never say no. सबसे पहले हमारे मुंह से नो नहीं निकलना चाहिए. वी शुड डिस्कवर आवर सेल्फ. हमें खुद को टेस्ट करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए. एंड हमेशा जब भी आप टेस्ट करते हो, ट्राई करते हो, आप डिस्कवर करते हो खुद को, उसकी हमेशा जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ. यू विल ऑलवेज ऑन ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ ग्रोइंग इन द सेम फील्ड. And second is strength and determination are necessary. अगर हम लाइफ में बहुत सुंदर दिखते हैं, अच्छी हाइट है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर दिमाग में स्ट्रेंथ नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, रॉक सॉलिड ग्रिट नहीं है, अगर हमारे अंदर फियरलेसनेस नहीं है चीज़ों को ट्राई करने की,
then my friend you're not living a good life. तो ऑलवेज सबसे बेसिक पिलर्स हमारी लाइफ के होते हैं स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, एंड विद दीज टू थिंग्स वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. इफ वी हैव दीज टू थिंग्स देन सक्सेस नोज नो बाउंड्स. ठीक है, आई होप ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में और आपके चैप्टर में आंसर्स लिखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी. चलो अब जल्दी से असेसमेंट टाइम है, एंड आई क्विकली बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस, गिविंग यू 5 सेकेंड्स का टाइमर. जल्दी से क्वेश्चन रीड करते हैं. What was the primary reason that the young seagull hesitated to fly with his siblings? प्राइमरी रीजन क्या था कि वो उड़ नहीं पा रहा था? फियरफुलनेस का रीजन क्या था? फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपांस ऑफ द सी, lack of confidence in his wings ability, preferred to stay in his sleeping spot, or he was lazy. 5 seconds का टाइमर. कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेट अवे सोचना कि खुद के अंदर उसको ऐसा क्या कमी लगता था. ठीक है, आई विल गिव यू 5 seconds. And I know, my wonderful children, you must have marked the correct answer, and the answer is B for Bombay. Lack of confidence in his wings ability. जिन बच्चों ने A आंसर सोचा है ये गलत है. वहां पर सी थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो क्या होगा, ड्राउन होके नीचे गिर जाएगा. तो प्राइमरी फियरफुलनेस का जो रीजन था वाज इसके दिमाग में सबसे बड़ा फियरफुलनेस का रीजन क्या था, हिज विंग्स. अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, वी हैव अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड हम लोग देखेंगे उसमें हाउ ही मैनेजेस टू ओवरकम हिज फियर, एंड कैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट, कैसे अपनी पहली उड़ान भरता है, हम देखेंगे उसमें क्या होता है. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन क्या है. सेकेंड क्वेश्चन, who caught its first herring among the sibling? Younger brother, young seagull, his sister और older brother. देखो कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहला हेरिंग कैच किया था. यंगर ब्रदर ने, यंग सीगल ने खुद ने, उसकी छोटी बहन ने, उसके बड़े भाई ने. आई विल गिव यू 5 seconds. Yes, full 5 seconds, and the answer is very easy. It is D for Delhi, that is older brother. उसके बड़े भाई ने अपना पहला खाना पकड़ा था. Now, choose one characteristic of young seagull from the starting of the chapter. यानी कि चैप्टर की शुरुआती पार्ट में हमें कौन सी यंग सीगल की कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट होती हुई दिखती है. Was he brave? Did he have valor? Was he timid or was he adventurous? बताओ, क्या वो ब्रेव था? वैलर होता है बहादुर, क्या वो बहादुर था? क्या उसके अंदर करेज था? क्या वो बहुत टिमिड होता है, फियरफुल, जिसको बहुत डर लगता है चीज़ों से? या वो एडवेंचरस था, वो कुछ भी अपनी कैपेसिटीज़ को टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता था? इसके लिए शायद मुझे तुम्हें 5 seconds भी नहीं देने होंगे. ऑड वन आउट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? Timid. So answer क्या होगा? C for Chennai. Understood all of you? So timid is the answer. Timid is that characteristic which is reflected in the starting of the chapter of his first flight. And the last question for this whole particular part. Pick out the word which does not. देखो ये जो होते हैं ना, जो बोल्ड में लिखे जाते हैं, उनको हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है. Which does not mean same as upbraiding. upbraiding का क्या मतलब था, मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में. हम लोगों ने जब चैप्टर को उस पर्टिकुलर स्लाइड पे हमने देखा था upbraiding का मतलब. अब देखते तुम लोग कर पाते हो नहीं. reprimand, rebuke, praise, scold. अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिक है हमारे पास, दैट डज नॉट मीन, यानी कि हमें एंटोनिम, ऑपोजिट ढूंढना है रेप्रिमांड का, क्योंकि पहला ही है रेप्रिमांड. और कोमल मैम ने सबसे पहले अपनी वीडियो में कहा था अपब्रीडिंग का मतलब होता है टू रेप्रिमांड. एंड एक्साइटमेंट में हम क्या कर देते हैं, रेप्रिमांड को टिक कर देंगे. अरे वाह, घर आके ऐसे सोचते हैं कि नाइस, इतना बढ़िया पेपर गया है. लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा कैच है वो है डज नॉट, यानी कि रेप्रिमांड, रिब्यूक और स्कोल्ड, इन तीनों का मतलब सेम होता है. हमें तो एंटोनिम ढूंढना है, उल्टा मतलब. अपब्रेडिंग का उल्टा मतलब क्या होगा, टू प्रेज. एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में आया होगा. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे
कैसे फाइनली यंग सीगल उड़ता है, अपनी पहली उड़ान भरता है और उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, किसने उसे मोटिवेट किया. यू विल हैव टू वेट फॉर द पार्ट 2 फॉर दैट. And I hope this part has been, now it has become a little easier for you people and for your grade 10 preparations. I know you know all that you have to stick to Komal ma'am and you all have to stick to Mission Gyan. Bye bye children. I will come with the next video. Take care all of you.